हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? खूब पढ़ रहे हो जम के? बस लगे रहो, समय बहुत कम है। थर्मल कंडक्शन के सेकंड पार्ट पर आते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, ये 2015 पीएमटी में आया हुआ है। ये जो रॉड दे रखी है, इसका ये एंड 110 डिग्री सेल्सियस पर, दूसरा 100 डिग्री सेल्सियस पर है। कहते हैं इसमें 4 जूल पर सेकंड की हीट फ्लो कर रही है। फिर इसी रॉड के एंड्स के टेम्परेचर चेंज कर दिए जाते हैं। कहते हैं ये 210 और ये 200 हो जाता है। तो पूछ रहे हैं कि अब कितनी हीट पर सेकंड फ्लो कर रही होगी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए पहली कंडीशन में जो हीट करंट की वैल्यू होगी 4 इज इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा 110 माइनस 100 और अपॉन कंडक्टर की लेंथ, ये हो जाएगी। ये आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। अब आ जाते हैं सेकेंड वाली रॉड पे, सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, तो ये बनेगी Q बाई टी इज इक्वल टू के ए, ये हो जाएगा 210 माइनस 200 और अपॉन एल, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए के ए से के ए कैंसिल, एल से एल कैंसिल, इधर ये डिफरेंस देखो 10 के इक्वल आएगा और ये भी डिफरेंस 10 के इक्वल आएगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये रेशियो बेटा 1:1 आ जाएगा। तो यहां से ध्यान से देखो कि दूसरा जो हीट रेट होगा वो भी 4 जूल पर सेकेंड के इक्वल हो जाएगा। यानी इस कंडीशन में भी हीट रेट वही रहेगा जो पहले वाला था। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए कोई भी कंडक्टिंग रॉड है, अगर उसकी लेंथ एल की, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के की, क्रॉस सेक्शन एरिया ए का है, तो इसका थर्मल रेजिस्टेंस होता है आर थर्मल इज इक्वल टू एल अपॉन के ए। थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू एल अपॉन के ए के इक्वल होती है। कैसे आ जाती है इसको यहां से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसका रेजिस्टेंस आर का दे रखा है। इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग सॉल्व करते हैं, यहां पर वोल्टेज V1 का है, यहां पर वोल्टेज V2 का है। तो इसमें जो करंट फ्लो करेगी I, वो चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम के इक्वल होगी। तो देखो जो करंट फ्लो होती है I की वैल्यू Q बाई टी, और ये वैल्यू यहां पर दोनों एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 और अपॉन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस R के इक्वल होती है। ठीक है, I यहां पर इलेक्ट्रिक करंट है, ये चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इक्वल टू वोल्टेज डिफरेंस दोनों एंड का और अपॉन रेजिस्टेंस के इक्वल होगी। बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर देखो, अगर मान लो यहां का टेम्परेचर T1 के इक्वल है और यहां का टेम्परेचर T2 के इक्वल है और गिवन है कि T1 ग्रेटर देन T2 है, तो यहां पर जो हीट का फ्लो होगा वो इधर से उधर की तरफ हो रहा होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो ये Q बाई टी को क्या कहेंगे? हीट करंट, यानी कि हीट फ्लो पर यूनिट टाइम, ये कहलाएगी हीट करंट। और इक्वल टू इसका फॉर्मूला होता है के ए टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 अपॉन कंडक्टर की लेंथ है। इसी को देखो ऐसे लिख सकते हैं, T1 माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस ऊपर रखिए और के को नीचे ले आइए, तो L अपॉन के ए, और ये वैल्यू Q बाई टी के इक्वल होगी, यानी हीट करंट। तो हीट करंट इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन ये जो वैल्यू मिल रही है, अगर हम इस रिलेशन को इधर से कंपेयर करें तो ये वाली वैल्यू थर्मल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। जैसे यहां पर ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, वैसे यहां पर ये थर्मल रेजिस्टेंस बन जाएगा। देखिए ये आई करंट की वैल्यू, इधर वोल्टेज डिफरेंस, यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस चलता है दोनों एंड्स के बीच का, और अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो यहां से ये देखो, ये थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी L अपॉन के ए। तो ये वैल्यू बेटा याद कर लेनी है थर्मल रेजिस्टेंस की, कि किसी भी रॉड का जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है वो R इज इक्वल टू L अपॉन के ए के इक्वल होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आई बेटा सबको? ओके ओके बेटा, चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए एक कंडक्टिंग रॉड दे रखी जिसकी लेंथ एल की, थर्मल कंडक्टिविटी के की, क्रॉस सेक्शन एरिया ए का दे रखा है। कहते हैं इसका थर्मल रेजिस्टेंस आर के इक्वल है। फिर कहते हैं ये दूसरी रॉड है जिसकी लंबाई 2l, थर्मल कंडक्टिविटी 3k की, क्रॉस सेक्शन एरिया ए बाई 2 दे रखा है। कहते हैं इसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ध्यान से देखिए कि पहली वाली रॉड का जो थर्मल रेजिस्टेंस आर होगा उसकी वैल्यू एल अपॉन के ए के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब आ जाएगी सेकेंड रॉड पर, इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा वो आर थर्मल
इक्वल टू इसका L अपॉन के ए के इक्वल होगा, तो L हो जाएगा 2L अपॉन के की वैल्यू हो जाएगी 3K और A हो जाएगा A/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो देखो ये बन जाएगा 4/3 L अपॉन के ए, और L अपॉन के ए जो वैल्यू है वो R की है, तो ये बन जाएगा 4/3 R के इक्वल। तो अब जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा इस रॉड का वो 4/3 R के इक्वल आ जाएगा। दिस विल बी द आंसर। क्लियर बेटा ऑल ऑफ यू? ओके ओके बेटा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स। तो देखिए दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं। फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। बिल्कुल जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस के सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर भी रॉड्स के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं। तो चलिए एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम लोग आ जाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन पर। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में टू रॉड्स इस तरीके से आपस में जुड़ी हुई होंगी। जैसे मान लीजिए ये दो रॉड्स हैं, इसकी लेंथ L1 की, इसकी L2 की, क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का सेम होगा, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। ठीक है, इस कंडीशन में इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा, मान लेते हैं कि पहली वाली रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस R1 है, दूसरी वाली रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस R2 है, तो इनके सीरीज के कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस यानी ये जो कंबाइंड रॉड बनेगी उसका थर्मल रेजिस्टेंस R सीरीज इक्वल टू हो जाता है R1 प्लस R2। ये आपको याद कर लेना है बेटा। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंसेस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस को हम सीरीज में लगाते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस भी यही आता है, तो आपको ये याद कर लेना, लर्न कर लेना है। ठीक है, अब उसके बाद ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन इसमें पूछा जाता है। इसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन में इसके इफेक्टिव की वैल्यू भी पूछी जाती है, मतलब ये जो कंबाइंड रॉड बनेगी उसका के इफेक्टिव कितना होगा। तो चूंकि ये सीरीज का कॉम्बिनेशन है तो उसके के इफेक्टिव को भी हम के एस यानी के सीरीज कंसीडर कर लेते हैं। तो देखिए वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब निकालने जा रहे हैं के सीरीज। के सीरीज कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये जो रेजिस्टेंस की इक्वेशन है, तो इसी रेजिस्टेंस R को हम L अपॉन के ए के इक्वल लिख सकते हैं। तो देखिए जो कंबाइंड रॉड बनेगी उसकी लेंथ L1 प्लस L2 के इक्वल हो जाएगी, तो L1 प्लस L2 अपॉन के मान लेते हैं पूरी कंबाइंड रॉड का के सीरीज के इक्वल है, और क्रॉस सेक्शन एरिया ए के इक्वल हो जाएगा कंबाइंड रॉड का, तो R सीरीज की वैल्यू ये हो जाएगी। फिर इक्वल टू R1 प्लस R2, तो R1 को लिख सकते हैं L1 अपॉन K1A प्लस R2 को L2 अपॉन K2A। यहां से देखिए A कॉमन लेकर के कैंसिल हो जाएगा, तो K सीरीज को उधर ले जाइए, तो K सीरीज की वैल्यू आ जाएगी फाइनली L1 प्लस L2 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 बाई K2। ये केवल दो के लिए है। अगर मान लीजिए दो के अलावा ऐसे तीसरी रॉड भी जुड़ी हुई हो, चौथी रॉड भी जुड़ी हुई हो, तो यही फॉर्मूला एक्सपेंड कर जाएगा ऐसे। यहां पर हम इसको प्लस ऊपर L3 लिख सकते हैं प्लस एंड सो ऑन, इसी तरीके से नीचे प्लस L3 अपॉन K3 प्लस L4 अपॉन K4 एंड सो ऑन, इस तरीके से ये फॉर्मूला एक्सटेंड हो जाएगा। क्लियर बेटा, ये बात समझ आई सबको? ओके ओके बेटा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन पर। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में टू रॉड्स इस तरीके से ज्वाइंट होंगी। ये दोनों रॉड्स की लेंथ सेम होगी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग हो सकती है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी अलग अलग हो सकते हैं। सपोज दैट इसका A1 है, इसका A2 है, और ये वाला पूरा एंड किसी कॉमन टेम्परेचर T1 पर होगा, दूसरा वाला एंड किसी कॉमन टेम्परेचर T2 पर होगा। तो इनके कॉम्बिनेशन में मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस R1 के इक्वल है, इसका रेजिस्टेंस R2 के इक्वल है। तो इनकी कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस यानी कि R पैरेलल की जो वैल्यू होगी वो आ जाती है 1 अपॉन R पैरेलल इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये फॉर्मूला आपको पैरेलल के लिए याद कर लेना है कि पैरेलल में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बनेगा दोनों कॉम्बिनेशन का यानी कि दोनों कंबाइंड रॉड्स का, दैट विल बी 1 अपॉन Rp इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसको आपको याद कर लेना डायरेक्ट।
अब जिस तरीके से हम लोगों ने सीरीज में के इफेक्टिव की वैल्यू निकाली थी, उसी तरीके से पैरेलल में भी के इफेक्टिव पूछा जाता है। तो के इफेक्टिव यहां पर के पैरेलल के इक्वल होता है। तो ये कैसे फाइंड आउट होगा उसको भी समझ लेते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने के सीरीज निकाला था। अब यहां पर वैल्यू पुट अप करते हैं, तो 1 अपॉन आर पैरेलल में वैल्यू बनेगी, देखो ध्यान से, 1 अपॉन आर पैरेलल, आर इज इक्वल टू एल अपॉन के। तो एल यहां पर देखो, इसकी जो कंबाइंड रॉड बनेगी उसकी लेंथ एल के ही इक्वल होगी, और अपॉन के पैरेलल हो जाएगा, और एरिया A1 प्लस A2 के इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू 1 अपॉन R1। तो R1 को लिख सकते हैं L अपॉन K1 इंटू A1। इसी तरीके से 1 अपॉन R2 को L अपॉन K2 इंटू A2। L देखो नीचे कॉमन लेकर के कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से K पैरेलल की वैल्यू आ जाएगी K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2। ये केवल 2 रॉड्स के लिए है। अगर कई सारी रॉड्स इसमें पैरेलल में लगी हो, जैसे ये 3rd रॉड लगी हो, 4th रॉड लगी हो, इस तरीके से कई सारी रॉड्स अगर लगी हो, तो यही फॉर्मूला एक्सटेंड हो जाएगा, ऊपर प्लस K3 A3 प्लस एंड सो ऑन, और इसी तरीके से नीचे प्लस A3 प्लस A4 एंड सो ऑन। ऐसे ये फॉर्मूला एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम याद रख सकते हैं। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दे रखा है, ये रॉड है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K की, लेंथ L की, क्रॉस सेक्शन एरिया A का दे रखा है, कहते हैं इसका थर्मल रेजिस्टेंस R के इक्वल है, इसकी लंबाई 12 की, कंडक्टिविटी 2K की, और एरिया A/2 दे रखा है। अब कहते हैं इनको सीरीज में जोड़ देते हैं, तो इनका R सीरीज निकालना है और K सीरीज निकालना है। इसका रेजिस्टेंस R के इक्वल दे रखा है, तो R सीरीज की वैल्यू R के टर्म में आएगी। तो पहले क्या करते हैं, इसका जो रेजिस्टेंस है वो तो हमको पता है, यानी R की वैल्यू L अपॉन K के इक्वल हो जाएगी। इसका रेजिस्टेंस भी निकाल लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि R डैश के इक्वल है, तो R डैश की वैल्यू इसका L अपॉन K हो जाएगा, L हो जाएगा 2L अपॉन K हो जाएगा 2K, और A की वैल्यू A/2 ऊपर आ जाएगा। अब यहां पर देखो, एक 2 से 2 कैंसिल, और ये L अपॉन के A बन जाएगा R के इक्वल, तो ये वैल्यू 2R के इक्वल आ जाएगी। तो R डैश जो है वो 2R के इक्वल है, तो यहां से R सीरीज इक्वल टू होगा R1 प्लस R2, मतलब R प्लस R डैश, एंड दिस विल बी इक्वल टू R प्लस 2R, दैट विल बी 3R के इक्वल। तो आंसर हो जाएगा 3R। अब इसका K सीरीज निकालते हैं, तो K सीरीज की वैल्यू होती है L1 plus L2 upon L1 upon K1 plus L2 by K2, and this will be equal to L1 is L, L2 is 2L upon L1 is L, और upon K1 is K, plus L2 is 2L और upon K2 is 2K। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए ऊपर हो जाएगा 3L और नीचे आ जाएगा L बाई के प्लस L बाई के, तो 2L बाई के, L से L भी कैंसिल, ये K ऊपर आ जाएगा, तो 3/2 टाइम्स K वैल्यू आ जाएगी। तो K सीरीज की वैल्यू हो जाएगी 3/2K। ये क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके ओके बेटा, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो एक रॉड दे रखी है, कंडक्टिविटी K की, लेंथ L की, क्रॉस सेक्शन एरिया A का, इसका थर्मल रेजिस्टेंस R का दिया हुआ है। दूसरी रॉड दे रखी है उसी L लंबाई की, थर्मल कंडक्टिविटी है 3K की, क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है 2A का। इन दोनों को आपस में पैरेलल में जोड़ देते हैं, तो पूछ रहे हैं R पैरेलल और K पैरेलल की वैल्यू क्या होगी। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसका थर्मल रेजिस्टेंस तो R के इक्वल हो गया, जिसकी वैल्यू L अपॉन K के इक्वल होगी। इसका थर्मल रेजिस्टेंस R डैश कंसीडर कर लेते हैं, या ऐसा कर लेते हैं, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। तो R2 की वैल्यू भी L अपॉन K के इक्वल होगी, तो इसका L है, K की वैल्यू 3K और A की वैल्यू 2A। तो यहां पर ध्यान से देखो, ये 1/6 टाइम्स L अपॉन KA, यानी कि 1/6 टाइम्स R1 के इक्वल हो जाएगा। R2 की वैल्यू 1/6 टाइम्स R1 के इक्वल है, या कह सकते हो R1 इक्वल टू 6 R2 के इक्वल है। ये रिलेशन है दोनों में। अब उसके बाद हमको निकालना है क्या, इनका R पैरेलल। तो R पैरेलल
तो हम लोगों ने पढ़ा था कि R पैरेलल की वैल्यू कैसी होती है, 1 अपॉन R पैरेलल इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो ध्यान से देखिए 1 अपॉन R1 की वैल्यू हम 6 R2 के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर R के टर्म में निकालना है तो ये R है, तो ऐसा करते हैं कि R1 की वैल्यू R ही रखते हैं और फिर प्लस 1 अपॉन R2 की वैल्यू को R1 यानी कि R बाई 6 रख सकते हैं, तो 6 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 6 बाई R प्लस 1 बाई R तो आ जाएगा 7 बाई R। तो यहां से देखो R पैरेलल की वैल्यू आ जाएगी R बाई 7, ये आ गया R पैरेलल, ठीक। अब हम लोग निकालते हैं K पैरेलल। तो K पैरेलल का फॉर्मूला होता है K1A1 प्लस K2A2 अपॉन A1 प्लस A2। वैल्यू पुटअप करते हैं, K1 की वैल्यू है K, A1 की वैल्यू है A प्लस K2 की वैल्यू है 3K, A2 की वैल्यू है 2A और अपॉन A1 की वैल्यू है A और A2 की वैल्यू है 2A। तो देखिए ऊपर बन जाएगा ये Ka और प्लस ये 6Ka, तो ऊपर आ जाएगा 7Ka और नीचे आ जाएगा 3A। तो A से A कैंसिल, तो ये आ जाएगा 7 बाई 3 टाइम्स K। तो K पैरेलल की वैल्यू 7 बाई 3 टाइम्स K के इक्वल हो जाएगी। ये क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस। जैसे हमको दो स्लैब्स दे रखी होंगी इस तरीके से, या दो वॉल्स होंगी इस तरीके से आपस में ज्वाइंट होंगी। इसमें एक तरफ का टेम्परेचर हमें दिया होगा, जैसे इधर का टेम्परेचर सपोज दैट T1 है और उधर का टेम्परेचर सपोज दैट T2 है। दोनों वॉल्स का इधर और उधर का टेम्परेचर दे रखा होगा, यहाँ बीच में वो ज्वाइंट है। तो ज्वाइंट का जो टेम्परेचर होगा T, ये फाइंड आउट करना होगा हमें, ठीक, ये फाइंड आउट करना होगा। या ये जो स्लैब या वॉल्स दे रखी होंगी उनकी थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी होगी K1 K2 और इनकी लेंथ दे रखी होगी L1 L2 और क्रॉस सेक्शन एरिया इनके इधर की वॉल का इधर की वॉल का ये तो सेम होगा, A के इक्वल ऐसे दिया होगा। अब हमसे पूछेंगे ये जो टेम्परेचर इनके ज्वाइंट का है इसी को टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस बोलते हैं, यही निकालना है। इसी को बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस, इंटरफेस का टेम्परेचर, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? सपोज दैट इसमें अगर दे रखा है T1 ग्रेटर देन T2 है, इधर का टेम्परेचर हायर है उधर का टेम्परेचर लोअर है, तो ऑब्वियसली हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ चलेगी, मतलब इधर से उधर फ्लो हो रही होगी। तो देखो यहां पर जो हीट करंट की वैल्यू होगी वो हीट करंट Q बाई T इज इक्वल टू यहां का टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन इसका थर्मल रेजिस्टेंस के इक्वल होगी। इसका थर्मल रेजिस्टेंस मान लें कि R1 के इक्वल है, इसका थर्मल रेजिस्टेंस मान लेते हैं R2 के इक्वल है। तो टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा T1 माइनस T और अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू, यही हीट उसमें भी जा रही होगी तो इसी हीट की वैल्यू को हम यहां के टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन इसके थर्मल रेजिस्टेंस के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये बनेगा T माइनस T2 अपॉन इसका थर्मल रेजिस्टेंस R2 के इक्वल। ये इक्वेशन वैलिड होगी। इसको थोड़ा सा और R1 और R2 को L और K के टर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो देखिए इक्वेशन बनेगी T1 माइनस T अपॉन R1 की वैल्यू हो जाएगी L1 अपॉन ऊपर चला जाएगा ये K1A और इक्वल टू T माइनस T2 अपॉन R2 की वैल्यू हो जाएगी L2 अपॉन ऊपर आ जाएगा K2 इंटू A। तो देखो A से A तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी अब दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करके T की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो यही टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस कहलाएगा। ये समझ आया बेटा सबको? ओके ओके बेटा, नेक्स्ट मूव करते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है इसी पर बेस्ड। देखो ये दो वॉल्स हैं आपस में ज्वाइंट है, इधर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस उधर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K और 2K है, लंबाई दोनों की यानी कि थिकनेस दोनों की सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है। तो पूछ रहे हैं
जंक्शन का टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां टेम्परेचर 100, उधर का 50, तो हीट इधर से फ्लो करेगी Q बाई टी। तो हीट रेट जो होगा Q बाई टी इज इक्वल टू, वो हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस थीटा अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, तो वो वैल्यू हो जाएगी L अपॉन के ए, एंड दिस विल बी इक्वल टू यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस थीटा माइनस 50 और अपॉन इस स्लैब का थर्मल रेजिस्टेंस, तो वो वैल्यू हो जाएगी L अपॉन इसका K2K इंटू ए हो जाएगा। ध्यान से देखिए L से L कैंसिल हो जाएगा, KA से KA को कैंसिल कर सकते हैं। ये देखिए बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में 100 माइनस थीटा, एंड इन राइट साइड 2 से मल्टीप्लाई होकर के 2 थीटा माइनस 100। इस 100 को इधर ले आओ, थीटा को उधर ले जाओ, तो ये 3 थीटा इज इक्वल टू 200, तो थीटा विल बी इक्वल टू 200 बाई 3 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। जंक्शन का टेम्परेचर होगा 200 बाई 3 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम लोग कुछ क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जो नीट में आए हुए हैं। जैसे नीट 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो एक रॉड ए और एक रॉड बी है, इनकी कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1 और K2 की दे रखी है, क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों के सेम है, इस तरीके से दोनों को ज्वाइन किया जाता है। ठीक है, ये वाला एंड जो है वो T1 टेम्परेचर पर है दोनों का, ये वाला एंड T2 टेम्परेचर पर है। अब पूछ रहे हैं इस केस में K इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी। तो साफ साफ देखिए दिखाई दे रहा है कि ये आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं, तो पैरेलल में लगे हैं तो मतलब K पैरेलल निकालना है, तो K पैरेलल की वैल्यू हो जाएगी K1A1 प्लस K2A2 अपॉन A1 प्लस A2। K1 की वैल्यू K1 है, A1 की वैल्यू A हो जाएगी प्लस K2 इंटू A2A और अपॉन A प्लस A। तो देखो A कॉमन लेकर के कैंसिल हो जाएगा, तो K1 प्लस K2 बाई 2 ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके ओके बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये वाला क्वेश्चन नीट 2013 में आया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या कहते हैं, दो रॉड्स हैं 1 और 2, इनकी कंडक्टिविटी K1 और K2 की दे रखी है, लेंथ दोनों की सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है, दोनों के एंड्स का टेम्परेचर भी सेम सेम दे रखा है, θ1 ये θ2, इसका भी ये θ1 ये θ2। ठीक है, अब कहते हैं कि इसमें जो हीट रेट है, हीट फ्लो Q1 बाई टी है, इसमें Q2 बाई टी है। तो ये कहा है कि फर्स्ट वाली रॉड में जो हीट रेट है वो सेकेंड वाली रॉड का 4 टाइम्स है, मतलब Q1 बाई टी की वैल्यू 4 टाइम्स Q2 बाई टी के इक्वल दे रखी। तो पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान से देखिए ये हमको रिजल्ट दे ही रखा है, तो अब हमको क्या करना है कि इसी रिजल्ट को फॉलो कर लेना है। तो इस रिजल्ट को फॉलो करेंगे सॉल्यूशन में। तो ध्यान से देखो इसका जो हीट रेट होगा उसको हम लिख सकते हैं Q1 बाई टी इज इक्वल टू 4 टाइम्स Q2 बाई टी। तो Q1 बाई टी को लिख सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस θ1 माइनस θ2 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, तो थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू L अपॉन K1 A1 के इक्वल हो जाएगी, और यही इक्वल टू होगा 4 टाइम्स इस रॉड का हीट करंट। तो हीट करंट की वैल्यू यहां पर हो जाएगी θ1 माइनस θ2 अपॉन इसका थर्मल रेजिस्टेंस L अपॉन K2 A2 के इक्वल हो जाएगा। तो ध्यान से देखो L से L कैंसिल है ना, θ1 माइनस θ2 से θ1 माइनस θ2 कैंसिल, इधर आ जाएगा K1 A1 और ये इक्वल टू 4 टाइम्स K2 A2 के इक्वल हो जाएगा। तो रिजल्ट हमको मिल गया K1 A1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स K2 A2। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये समझ आया बेटा सबको? ओके ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये 2012 में आया हुआ है। इसमें देखिए ये एक स्लैब दे रखी है और ये स्लैब का एरिया दे रखा है 0.36 मीटर स्क्वायर, और इस स्लैब की थिकनेस दे रखी है 0.1 मीटर। इसके ऊपर एक आइस ब्लॉक रखा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और स्लैब के नीचे का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये स्लैब दे रखी है, यहां का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। अब कहते हैं कि 1 आवर में 4.8 kg आइस मेल्ट करती है, तो K ऑफ
स्लैब फाइंड आउट करना है, यानी कि स्लैब का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दे रखी है आइस की ये। ठीक है, अब सॉल्व करना है, चार में से ये कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए सॉल्व करते हैं बेटा। तो देखो यहां से हीट ऊपर की तरफ फ्लो कर रही होगी, तो जो हीट रेट होगा Q बाई टी वो के ए डेल्टा थीटा यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस 0 और अपॉन कंडक्टर की लेंथ, हीट इधर से उधर जा रही है, जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो करती है वही कंडक्टर की लेंथ कंसीडर की जाती है उस डायरेक्शन में, तो इसकी जो थिकनेस है वही कंडक्टर की लेंथ यानी कि 0.1 हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू पुटअप करते हैं। अब देखो ये जो Q होगा वही इधर ऊपर पहुंच करके आइस को मेल्ट कराएगा, तो इस Q को ml के इक्वल लिख सकते हैं अपॉन T इज इक्वल टू, बाकी ये वैल्यूज फिर से के ए 100 माइनस 0 अपॉन 0.1 के इक्वल हो जाएगी। तो देखो मास कितना मेल्ट कर रहा है 4.8 kg। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको ये दे रखी है, रख देनी है 3.36 इंटू 10 टू द पावर 5, और टाइम कितना है 1 आवर का, यानी कि 3600 सेकंड रख देंगे, इक्वल टू के की वैल्यू निकालनी है, ए एरिया दे रखा है 0.36 और टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस 0 हो जाएगा और अपॉन कंडक्टर की लेंथ 0.1 आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहां से k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा, k इज इक्वल टू 1.24 जूल पर मीटर पर सेकेंड पर डिग्री सेल्सियस, ये आंसर आ जाएगा। समझ आया बेटा? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके।